नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आए हैं रोजगार निर्माण की सीरीज लेकर। रोजगार निर्माण हमारे लिए क्यों जरूरी है मैं आपको रिकॉल करा दूं, क्योंकि रोजगार निर्माण मध्य प्रदेश शासन के जितने उद्देश्य हैं उसको एक एक बार सिलसिलेवार तरीके से बच्चों को मध्य प्रदेश शासन बताने की कोशिश करती है। और हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए कि हमको पेपर 1, 2, 3, 4, खासकर मुख्य परीक्षा के लिए, खासकर प्रीलिम्स के लिए और लास्ट में इंटरव्यू के लिए हमको ये फैक्ट अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए याद रखना है। क्यों? क्योंकि आप नहीं है, आपका ज्ञान ही आपका व्यक्तित्व बताता है। और यही रोजगार निर्माण में हम डेली कुछ ना कुछ आपको देने जा रहे हैं। चैंपियन स्क्वायर समर्पित तरीके से आपके जीवन का विकास कैसे हो पाए, कैसे उन्नयन हो पाए, उसके लिए समर्पित तरीके से काम कर रहा है। आज फिर से हम रोजगार निर्माण फिर से डिस्कस करेंगे। उसके पहले डिस्कस करने के पहले हम आपको बता दें कि चैंपियन स्क्वायर लेके आया है 14 जुलाई से फाउंडेशन बैच। शाम का टाइम है 3 बजे से। 3 बजे से आपको ये क्लासेस मिलेंगी। और ये फाउंडेशन बैच इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। क्या? कि हम आपको पर्सनल 1 to 1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सही डायरेक्शन आपको लाइफ में प्राप्त नहीं हुई तो आपकी पूरी एनर्जी, पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है ना। आप उनसे सीखेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप उनसे सीखेंगे जो इस पायदान पे कई वर्षों से गुजर चुके हैं। तो आपकी जो पढ़ाई और आपका पैसा, एक एक पैसा वसूल हो जाएगा। चैंपियन स्कूल आपके लिए समर्पित है। हैंड रिटन सिनॉप्सिस के लिए, प्रिंटेड नोट्स के लिए हम आपको कमिटमेंट देते हैं कि हम आपको क्लास के ड्यूरेशन में ही नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं कि 3 साल के बाद क्लास के नोट्स मिलेंगे, नहीं। जैसे जैसे क्लासेस चलती जाएगी उसी के पैरेलली आपको नोट्स मिलते जाएंगे। और चैंपियन स्क्वायर अपने नोट्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, अपनी आंसर राइटिंग के लिए फेमस है। एक बार हमको जांचिए, परखिए और फिर दाखिला लीजिए। फिर खासकर आपको बता दें कि हम अपनी टेस्ट सीरीज हमने फिर से 5 जुलाई को हमने टोटल 54+4 यानी 58 टेस्ट लॉन्च किए हैं मेंस के लिए। वो बच्चे जिनका अभी टाइम प्रीलिम्स के लिए शायद प्रीलिम्स के साथ साथ कुछ बचता है अपनी पढ़ाई के लिए, तो वो मुझे लगता है कि अपना मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। 5 जुलाई की टेस्ट सीरीज में हम क्या देने जा रहे हैं? सबसे पहले पहला टेस्ट डेमो है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारी गुणवत्ता को जांचिए, परखिए। हम इसमें क्या देने जा रहे हैं? हम यहाँ देने जा रहे हैं सबसे पहले आपको वो कंट्रोल इन्वायरमेंट जो एमपीपीएससी में मिलता है। सेकंड, सबसे बड़ी बात, टाइमली आपको कॉपी चेकिंग होगी। टाइम से आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, टाइम से पेपर कलेक्ट हो जाएंगे। और ये सब चीजें आपको एकदम बेहद एकदम गंभीरता के साथ मिलेंगे। फिर आपको मिलेंगे पर्सनल 1 to 1 टीचर। केवल एक दिन नहीं, कि होता क्या है, सभी जगह आपको देखने को मिलेगा कि टेस्ट सीरीज के बाद आपको लिए टेस्ट डिस्कशन मिलता है। मगर हमारी फैकल्टीज मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको 10 बजे से शाम को 6 बजे तक समर्पित तरीके से आपसे मिलने के लिए तैयार है। कैसे नोट्स नोट्स बनाना है, कैसे सिनॉप्स करना है, ये सब कुछ। और साथ ही साथ आपको हम बताने जा रहे हैं कि हम दे रहे हैं आपको प्रिंटेड आंसर की, जो आपको कैसे एक मॉडल आंसर की होना चाहिए वो बताएगा। और लास्ट में हम लॉन्च करने जा रहे हैं 1 ईयर स्पेशल। क्या? इंग्लिश मीडियम बैच वॉरियर और हिंदी मीडियम अपराजित बैच, जहां एक ही फीस में आपको 2 बार। होता क्या है, सब जगह आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि एक प्रीलिम्स, एक मेंस और एक इंटरव्यू। सही बात है। मगर हम एक ही फीस में आपको क्या करने जा रहे हैं? 2 बार मेंस पढ़ाने का मौका दे रहे हैं। कैसे? एक बार आप चीजें पढ़ लेते हैं, बहुत बढ़िया। मगर कभी कभी कुछ क्लासेस स्किप हो जाती हैं। हम ये कह रहे हैं कि दूसरी बार भी आप पढ़िए, मगर आप उसका पैसा आपको नहीं देना है। और यही हम मध्य प्रदेश में पहली बार करने जा रहे हैं। आपको वही, अगेन मैं बता रहा हूँ, 1 to 1 मेंटरशिप, प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज, मेंस, प्रीलिम्स, सब कुछ आपको मिलेगी। साथ साथ 2 साल का एक्सेस मिलेगा। और जो फाउंडेशन बैचेस में 4 साल का आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा। ऑनलाइन एक्सेस से क्या तात्पर्य? कि हाइब्रिड हमारी क्लासेस हैं। जो क्लासेस हमारी चल रही होगी वही आपको क्लासरूम में चल रही क्लासेस आपको घर पे दिखेगी। खुदा ना खास्ते आपकी तबीयत खराब हो जाती है, शादी विवाह में आपको जाना होता है, उस बीच में आपकी क्लास कभी रुकेगी नहीं। हम आपके लिए समर्पित तरीके से आपसे जुड़े रहेंगे। बस हमको चाहिए क्या? आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण। अगर ये मिलता है तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य एकदम सही हाथ में होने वाला है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं सीधे। सबसे पहले एक डिस्कशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के मंत्र यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आत्मसात कर मध्य प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। अब क्या कर रही है? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डिस्कस करने के कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। उसमें क्या क्या चर्चा की, थोड़ा एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले माननीय मोहन यादव जी ने, अब देखिए हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा ही होगा जैसे एक अधिकारी पढ़ता है। भाषा शैली, लिखावट, अच्छे अच्छे शब्दों को हमको अडॉप्ट करना है।
हमको सीखना है कि कैसे हमको शब्दों का प्रयोग अपनी लिखावट में करना है। जब हम किसी व्यक्ति के सामने मिले, इंटरव्यू दे रहे हो या नॉर्मल तरीके से भी बात कर रहे हो, तो हमारे शब्दों का प्रयोग बहुत सधा होना चाहिए। चलिए, देखिए, अ, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी कितना प्यारा शब्द, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के विकास कार्यों में के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों के लिए आने के लिए आमंत्रित किया। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट योजना चल रही है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जल संरक्षण के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान कब से चालू हुआ, ये आपके प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो सकता है और खासकर मेंस के 2 मार्कर के लिए हो सकता है कि 30 मार्च से लेकर 30 जून को चलने वाली जल गंगा संवर्धन अभियान क्या है? वाटर कंजर्वेशन से संबंधित योजना है। वाटर कैसे हमारा, देखो हमारा क्या, देखिए कि बारिश के टाइम पीरियड में बारिश तो हो जाती है, मगर अच्छा टाइम देखिए कितना शानदार है, बारिश के पहले का टाइम पीरियड है, यानी कि हम खेत खलियान या तालाब को बहुत अच्छे से फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। बावड़ियां थी, कुएं थे, इसको बहुत साफ सुथरा कर देंगे। जब बारिश का सीजन आएगा तो पानी एकदम संग्रहित हो जाएगा। ऑटोमेटिक जब संग्रहित हो जाएगा तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यही है संवर्धन। जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है 30 मार्च से 30 जून। अभियान अंतर्गत खंडवा जिला भूगर्भ जल भंडारण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है देश में प्रथम आया है। तो भूगर्भ जल मतलब वो जो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन में खंडवा पहली पोजीशन पे है। तो प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट हो गया। और इंटरव्यू में जो 2023 के लिए 2024 के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनको मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का प्रश्न जरूर आपसे बनेगा, खासकर खंडवा रीजनल जो मालवा के क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो खंडवा जिला भूगर्भ जल भंडारण में पूरे देश में प्रथम आया है और मध्य प्रदेश के ने शीर्ष 4 राज्यों में अपना स्थान बनाया। ठीक, इस अभियान के अंतर्गत गुजरात सरकार इसमें सरकार से मिली पुराने कुएं बावड़ी नदी तटों का जीर्णोद्धार करके भूगर्भ का भंडारण किया जा रहा है। ठीक, फिर आगामी कौन कौन से चलाए जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 स्तंभ, जो हमारे जो 4 पिलर्स हैं जिसपे भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार तगड़े लेवल पे काम कर रही है, वो है गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारी के विकास की दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम। जब भी आप आंसर राइटिंग करें और जब भी आप बोलें, देखिए हम अभी बहुत सारे लोगों का मॉक देख रहे थे, मॉक इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें एक शब्द देखने को मिला, वंचित वर्गों के लिए हमें मदद करना है। सभी जो इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं वो यही लिख रहे हैं, वंचित वर्ग नहीं, हमको समावेशी विकास करना है। वंचित वर्ग का अगर आपको जिक्र नहीं करना, समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। हमको केवल वंचितों के नहीं लिए, जो अच्छा तबके के जो क्या पैसा कमा रहा है क्या वो गलत है? नहीं, उनका भी हमको कल्याण करना है और वंचितों का समावेशी विकास पे काम करना है। आ जब आपको मेन मुद्दे कि जब भी आपको इस टाइप की अगर चर्चा हो भी गई वंचित वर्ग, तो आपको बताना है कि वंचित वर्ग कौन है? गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान, जिसपे सच में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार फोकस तरीके से काम कर रही है। चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। बताया उन्होंने कि किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अब आप अपनी कॉपी उठा लीजिए और काम की चीज नोट डाउन कर लीजिए कि मध्य प्रदेश शासन का फोकस किस पे है। पहला, किसानों की आय बढ़ाने में, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने में, साथ ही कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसरों का सृजन करने में। ठीक, फिर आगामी 12 से लेकर 13-14 अक्टूबर को सीहोर जिले में 2 लाख से अधिक किसानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। तो जब भी आपसे मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था में कृषि से संबंधित अगर आपके पास आता है या फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो हमको ये चीजें बताना है कि 11, 12, 13 अक्टूबर में एक क्या होने वाला है, बहुत बड़ा कृषक महासम्मेलन आयोजित होने वाला है। ठीक, केंद्र सरकार के सहयोग से जनजातीय अंचल यानी धार में क्या बन रहा है? जनजातीय इलाका है धार, और धार का आसपास जो बाग प्रिंट, ये सब कुछ अपने अपने कलाकृतियों के लिए फेमस है ना, हस्तशिल्प के लिए फेमस है। पूरा एरिया जो मालवा वाला रीजन है, महेश्वर है, ये सब कुछ हैंडलूम्स। तो क्या है, धार में पीएम मित्र पार्क, कौन सा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है? बिल्कुल सही है, 2100 करोड़ रुपए के जो फंड से लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, जहां किसानों से जमीन अधिग्रहण किया जाएगा और वहां केवल टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। और आप मान के चलिए अगर टेक्सटाइल हब बना तो आसपास के क्षेत्रों का ऑटोमेटिकली विकास तय हो जाएगा, लोगों की इनकम, लोगों का रोजगार ऑटोमेटिकली सृजित हो जाएगा। यही उद्देश्य है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, भोपाल में मेट्रो का इस वर्ष अक्टूबर के माह तक प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, बस कुल मिला के इन्होंने ये भी बताया साथ ही साथ कि नक्सलवाद समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की उन्होंने प्रमुख जानकारी दी, जिसमें बताया कि पिछले 1.5 वर्ष में 10 से अधिक नक्सलवादी मारे गए हैं। ठीक है, जिसमें जिन पर 1 करोड़ 62 लाख रुपए तक का इनाम था। चलिए हमारे काम का नहीं है, बस हमको सीधे मुद्दे पे आना है। अब देखिए हमारे लिए एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला समय आ चुका है।
एमपीपीएससी के एमपीपीएससी के 5000 एमपीपीएससी द्वारा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि फिर से एमपीपीएससी के बच्चों के लिए खुशखबरी कि एमपीपीएससी के 5317 पद के लिए 61 भर्ती प्रक्रियाएं जारी हो चुकी हैं, है ना, कि अब आने वाला समय आपके लिए स्वर्णिम समय है, जहां हमको अपनी मेहनत के बल पर हमको अपना सिलेक्शन ले लेना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग ने 3756 पदों पर भर्ती की थी, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेश लाल मेहरा जी ने बताया कि दिसंबर 2023 से लेकर अब तक 75 विज्ञापन जारी की जा चुके हैं, जिसमें 4492 पदों के लिए 3756 विद्यार्थियों की नियुक्ति मिल गई चुकी है। ठीक है, आयोग ने 81 भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। इनके माध्यम से आगामी महीनों में 5562 पद भरे जाने हैं। वर्तमान में 5317 पदों के लिए 61 भर्ती प्रक्रिया जारी है, और आने वाले समय में आपको जो 87% और 13% का इशू है, जिसमें 87% के पद के रिजल्ट बहुत तेजी से जारी भी किए जाएंगे, और आगामी आने वाले समय में भी आपको बहुत अच्छे पद देखने को मिलने जा रहे हैं। तो हमारा मुद्दा यही है कि हमको खूब तरीके से पढ़ाई करने की समय आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं सीएम एमपी राइज, है ना, क्या है, नव उद्यमियों के लिए संवाद। ठीक, उद्यमियों के साथ 1-to-1 मीटिंग और थेमेटिक सेशन, एमपी राइज कॉन्क्लेव। ये राइज किस लिए है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड सेगमेंट है, ये सीएम राइज नहीं है, ये एमपी राइज है। क्लियर है गाइस? तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में, देश के साथ साथ मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम में आयोजित एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव में उसका शुभारंभ किया, और उन्होंने बताया कि रतलाम अपने सेव, साड़ी और सोने के लिए जाना जाता है। अब जब भी आपसे किसी ने पूछा तो रतलाम केवल सेव के लिए नहीं है, अपने सोने के लिए और अपने साड़ी के लिए फेमस होता है। लेकिन अब रतलाम स्किल, स्केल और स्टार्टअप्स के लिए भी जाना जाए। कितना प्यारा शब्द है। जब पेपर 4 पार्ट बी में आप पढ़ाई करें तो आप बिल्कुल इस चीज को सधा हुआ शब्द यूज करिए। क्या है? स्किल, स्केल और स्टार्टअप्स, 3 एस हैं। इन पर भी ज्यादा शासन का बल है। रतलाम की सीएम राइस कॉन्क्लेव में 30,402 करोड़ रुपए के निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 35,520 रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, हमारा कुल मिला के अब हमारा जो मध्य प्रदेश है, जिनका मध्य प्रदेश का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन ये है कि अधिक से अधिक क्या किया जाए, रोजगार का सृजन किया जाए। अब रोजगार का सृजन कैसे होगा? ये सृजन तब होगा जब लोगों का इन्वेस्ट करना का रुझान मध्य प्रदेश में बढ़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का स्तर बढ़ेगा, आसपास की डिमांड बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, और धीरे धीरे लोगों का क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड उठ जाएगा। क्लियर है गाइस? फिर बस कीवर्ड्स देख लीजिए, 35,000 से अधिक तक लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। रतलाम में स्किल, स्केल और स्टार्टअप्स के लिए भी जाना जाएगा। वैसे रतलाम अपने सेव के लिए फेमस था, सोना और साड़ी के लिए भी फेमस था, बट अब स्किल, स्केल और स्टार्टअप्स के लिए फेमस हो जाएगा। 2012 करोड़ से अधिक लागत की इसमें क्या है, 94 इकाइयों का इसमें क्या किया गया, लोकार्पण किया गया, जिससे आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे यहाँ इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ रोजगार का सृजन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए थे, है ना, और इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी बात पूरे विश्व पटल पे भी रखी। साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सम्मेलन हुआ था। इसमें बस हमको हमारे काम के लिए नहीं है, बस हमको बस ये देखना है कि विकसित भारत 2047 मध्य प्रदेश शासन का और भारत सरकार का लक्ष्य है, जिसमें मध्य प्रदेश भी अपना अपना बढ़ चढ़कर योगदान दे रहा है। ठीक है, अब ये आर्टिकल अपन के लिए काम का है। चलिए, अब प्रीलिम्स के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, अगले वर्ष से दो पहिया में एबीएस लागू होगा। अब एबीएस क्या है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। होता क्या था, कभी कभी हम जब ब्रेक लगाते थे और रेत के ऊपर या कंकड़ के ऊपर, तो वो अचानक ब्रेक लग जाता था, जिससे गाड़ी स्किड हो जाती थी। अब वो क्या होगा कि वो ब्रेकिंग सिस्टम आपको थोड़ा सा गिरने से बचा देगा, स्किड होने से बचा देगा। थोड़ा सा हम एक नजर जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से सभी दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य करने की तैयारी कर दी गई। क्या है इसका उद्देश्य? दोपहिया में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। साथ ही साथ इसके अलावा डीलर और वाहनों कंपनियों की अब बिक्री के समय दोपहिया क्या करना है, इसके जो इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो है, यानी भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित हेलमेट देना भी आवश्यक हो गया है। मतलब अब जो हमारी टू व्हीलर कंपनियां हैं, वो टू व्हीलर में टू व्हीलर देने के साथ साथ हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, अब 125 सीसी से ऊपर जितनी भी बाइक्स होंगी, स्कूटीज होंगी, वहां एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगा दिया जाएगा। ठीक,
अब क्या है ये तकनीक? एबीएस एक सुरक्षा तकनीक है। जब भी आपको 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाए या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि एबीएस क्या है, तो आपको सटीक टू द पॉइंट बात करना है। क्या बात करना है? कि जिसमें क्या-क्या एबीएस एक सुरक्षा तकनीक है जिसमें अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन के पहिए लॉक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इससे चालक को वाहन पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है और फिसलन भरी सड़क पर भी रुकने में दूरी घटती है। अचानक जो दूरी में जाके ब्रेक लगते थे वो अब धीरे धीरे लगेंगे मगर पावरफुल तरीके से लगेंगे। अलग अलग अध्ययनों के माध्यम से एबीएस से सड़क दुर्घटना की संख्या में 35 से 45% तक की कमी देखने को मिली है। और अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि एबीएस सिस्टम के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिख के भेजें, या आप अपनी कमेंट बॉक्स में ही बताइए कि एबीएस को रिसर्च करिए और बताइए कि एबीएस अधिक से अधिक क्या हमारे लिए जरूरी हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर हमारे लिए क्या है? देश का पहला मैंग्रोव पार्क मुंबई में तैयार। तो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो सकता है, देश का पहला मैंग्रोव पार्क क्या हो सकता है? गोराई गांव में तैयार हो गया और ये महाराष्ट्र में हुआ है। बस हमारे लिए इतना काम की चीज नहीं है, बस आपको याद रखना है देश का पहला मैंग्रोव पार्क कहाँ है? तो मुंबई में तैयार है। ठीक, फिर टेक स्टार्टअप फंडिंग में भारत की कौन सी पोजीशन है? तो हमको बात देख लेना है भाई। आपसे कोई पूछता है कि हाँ, कोई पूछता है कि टेक फंडिंग में भारत की कौन सी पोजीशन, तो आपको बोलना है भारत की तीसरी पोजीशन क्या है। अब इसको नजरिए में देख लेते हैं कि टेक स्टार्टअप फंडिंग में भारत अब पूरी दुनिया में तीसरा पोजीशन पे है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन के मुताबिक भारत टेक फंडिंग में जर्मनी और इसराइल से भी आगे निकल गया है। तो जर्मनी पहली पोजीशन पे है, इसराइल दूसरी पे और तीसरी पोजीशन पे, सॉरी गलती हो गई मुझसे, जर्मनी अपनी फोर्थ पोजीशन पे है और इसराइल पांचवी। तो भारत टेक फंडिंग में जर्मनी और इसराइल से भी आगे निकल चुका है। टेक स्टार्टअप फंडिंग में अमेरिका पहले और ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है। ठीक, अब याद रखना है अपने पेपर 4 पार्ट बी के लिए ही है कि भारतीय टेक स्टार्टअप्स ने 2025 की पहली छमाही में 4.8 अरब डॉलर इसमें प्राप्त किए हैं। ठीक है, बस आपको यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए कि कितना इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है? 4.8 अरब डॉलर के आसपास। ठीक है गाइस, बस हमको इतना ही काम करना है और इस पे इस वीक में आपके लिए काम की जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर आपको बात करते हैं, सीधे आ जाइए जल गंगा संवर्धन अभियान। हमने डिस्कस किया था कि 30 मार्च से लेकर 30 जून को चलने वाला जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें खेत कुएं बावड़ी है उसका क्या करना है? फिर से हमको उसको उसका उत्थान करना है। उत्थान कैसे करना है कि भाई वो बहुत दिनों से खराब डले हुए थे, जिसमें पानी नहीं होता था और होता था तो सड़ता रहता था। उसको साफ सुथरा करके उसको लायक बनाया गया और लायक बनाने के बाद अब उसको हमने इस योजना के माध्यम से उसको साफ सुथरा किया गया, जिससे पानी एक ठहराव हो और वाटर लेवल का भी इंक्रीज हो। बस यही क्या है। अब इसमें भाषा शैली पे हम हमें थोड़ा एक बार काम कर लेना है कि मध्य प्रदेश भारत का एक हृदय प्रदेश है, जहाँ जल संसाधनों से वो एक समृद्ध प्रदेश है। यहाँ अनेक नदी जैसे नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, पार्वती प्रवाहित होती। हालांकि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल स्रोतों पर भारी दबाव पड़ा है। और ये भाषा शैली आपके निबंध में होना चाहिए। क्या है? 30 मार्च से लेकर 30 मार्च 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक 90 दिनों तक चलने वाला कौन सा नाम है? जल गंगा संवर्धन अभियान। ठीक, जल संरक्षण को लेकर एक एक विधिवत की गई पहल है। ठीक, इसमें उद्देश्य क्या है? फिर से देख लीजिए, नदियों जल स्रोतों का संरक्षण करना, पुनर्जीवन करना और स्वच्छता को सुनिश्चित करना एकमात्र इसका उद्देश्य था। अभियान के अंतर्गत नदियों के किनारे क्या करेंगे? अब इसमें होगा क्या? तो पौधारोपण करना है, जल स्रोतों की सफाई करना है, वर्षा जल संचयन करना है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, नदी के आसपास पौधारोपण करना है, जिससे क्या होगा? मिट्टी का कटाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे पानी कितनी भी तेजी से फ्लो करे बट क्या होगा? मिट्टी बहती नहीं है, रोक के रखता है जड़। फिर क्या है? जल स्रोतों की सफाई करना है, बिल्कुल सही है। और वर्षा जल का संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरचनाओं का निर्माण करना और जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने का काम इसमें शामिल है। ठीक, इसमें 55 जिले इसके अंतर्गत शामिल थे। अब इस अभियान में एक नई चीज है, क्या? 1 लाख जल दूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खंडवा इसमें पहली पोजीशन पे है। ठीक, बस यही हमारे लिए काम की चीज है। बस फिर अब लास्ट में कंक्लूजन लिख लीजिए। जल गंगा संवर्धन अभियान न केवल नदियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल सुरक्षा को ध्यान में रखता हुआ मध्य प्रदेश सरकार का एक सराहनीय कदम है। ठीक है गाइस, अगर आपने इस टाइप की थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपने लिख दी तो आपका आंसर
आपकी प्रेजेंटेशन, आपके बोलने का तरीका तगड़ा हो जाएगा। ठीक है? ठीक, अब आते हैं हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, क्या है, आप आपको देख लेना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल डॉक्टर्स डे था, क्लियर है। अब नेक्स्ट 5 तारीख को, तो आपको ये देखना है कि 2025 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मेडिकल के सेक्टर में कौन कौन से अचीवमेंट्स किए गए हैं, कुछ कोई क्या क्या नई टर्मिनोलॉजीज है क्या, वो हम एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जब भी कोई चिकित्सक के बारे में बात करें तो भैया हम हमेशा डॉक्टर्स के लिए हम समर्पित हैं। कैसे? चिकित्सक वो अनमोल योद्धा हैं जिन्हें धरती पर दूसरा भगवान बोला गया, क्योंकि वो हर मरीज के जीवन में एक आशा का सूरज उगाते हैं। कितना शानदार टर्मिनोलॉजी है। क्या है, भारत की सनातन संस्कृति में चिकित्सा कला का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, जहाँ आयुर्वेद और सल चिकित्सा के माध्यम से विश्व को स्वस्थ एवं सुखी जीवन का हमने मार्ग दिखाने की कोशिश किया है। और मध्य प्रदेश के चिकित्सकों में जीवित है जो क्या है, निस्वार्थ भाव से क्या करते हैं। अभी डॉक्टर डावर का भी निधन हुआ है, जो मात्र 5 रुपए में क्या करते थे, आपका ट्रीटमेंट करते थे, जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था। जबलपुर के डॉक्टर डावर हैं, आपने नाम सुना होगा। इनको थोड़ा सा आप एक बार सर्च भी कीजिएगा। ठीक, हर साल 1 जुलाई, सॉरी 5 जुलाई बोल दिया था, 1 जुलाई को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जो चिकित्सकों को के अतुलनीय योगदान के लिए समर्पित है। तो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कब आपको चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। किनके नाम पर? तो प्रफुल्ल विधान चंद्र राय की पुण्य जयंती पर। ठीक, देखिए, यह दिन प्रख्यात चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इन्हें मनाया जाता है। ठीक है गाइस। देखिए, अब क्या क्या है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी गंभीरता और प्रतिबद्धता के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या किया है, मेडिकल कॉलेज का आधुनिकीकरण किया है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करने का काम किया गया। आप देखेंगे कि हमीदिया मेडिकल कॉलेज का कायाकल्प कर दिया गया है ना। फिर हमीदिया, सुल्तानिया, ग्वालियर, जबलपुर जैसे मेडिकल कॉलेज के नए नए बुनियादी ढांचे और भवन का निर्माण किया गया है। ठीक, आयुष्मान जो कार्ड है उसको बनवाने में मध्य प्रदेश की पहली पोजीशन है, मतलब तेजी से आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक, आयुष्मान भारत क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पूरे समर्पण के साथ लागू कर रहा है। इसके तहत लाखों परिवारों को, प्रत्येक परिवार तक, मतलब लाखों परिवार हैं जिसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की क्या है, हम सोशल लेवल पर एक इंश्योरेंस दे रहे हैं कि नहीं, आप टेंशन मत रखिए, अगर आप बीमार हैं चिंता मत करिए, आपके लिए सरकार साबित है, मतलब एक साथ खड़ी हुई है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है, जिसमें उन्हें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को हर गांव, हर शहर तक पहुंचाकर इस स्वास्थ्य सेवा को सुलभता के साथ लोगों तक एक पहुंचाने का काम किया है। ठीक है गाइस। फिर है टेलीमेडिसिन। आपके पास 2 मार्कर में क्वेश्चन आएगा कि भैया स्वास्थ्य के सेक्टर में टेलीमेडिसिन से क्या आशा है, इंटरव्यू में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो टेलीमेडिसिन क्या है, विशुद्ध रूप से टेली लिखा है, टेलीकॉम के थ्रू आपको क्या है, मेडिकल सर्विसेज प्राप्त कर जाना है। जैसे गांव के दूरांचल इलाके हैं, दूर दूर इलाके हैं, डॉक्टर आपके पास नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, आपके पास तकनीक है, आपके पास संचार है, बस इसी के माध्यम से क्या करेगी कि भाई आपके पास व्हाट्सएप होगा, डॉक्टर साहब के पास व्हाट्सएप होगा, आपको एक अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको फीस सबमिट कर देनी है, एक नॉमिनल फीस होगी, नॉमिनल फीस होने के बाद आपके पास व्हाट्सएप से एक लिंक आएगी, या एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, उसके थ्रू आप अपने डॉक्टर को अपनी पूरी समस्या बताते हैं, व्हाट्सएप पे आपको दिखेंगे। वीडियो कॉल है, विशुद्ध रूप से एक वीडियो कॉल है, जिसमें वो डॉक्टर आपकी पूरी समस्या को सुनेंगे, फिर वो पर्चा लिख देंगे, पर्चा को आपको व्हाट्सएप कर देंगे और आपको अपना ट्रीटमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपका जाने आने का पैसा बच गया, डॉक्टर को उनको फीस मिल गई, 5 मिनट में कंसल्टेंसी मिल गई, कंसल्ट करके उन्होंने आपको समस्या का समाधान कर दिया, जिससे आपका समय, डॉक्टर का भी समय बच गया, चीजें, पैसे डॉक्टर को मिल भी गए, मगर आपके पैसे आने जाने के बच गए, समय भी बच गया। यही टेलीमेडिसिन है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। मतलब सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता के साथ पहुंचाने का काम किया है। मरीज अब विशेषज्ञ डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकता है, और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम ने
मरीजों का डेटा सुरक्षित कर लिया। अब डिजिटल रिकॉर्ड जो हेल्थ सिस्टम क्या है, ये एक यूनिक सिस्टम है, डेटा सर्विसेज है, जिसमें आपकी हेल्थ से जुड़ी जितनी भी जानकारी होगी वो उस हेल्थ सिस्टम के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। जब भी आपका यूनिक नंबर डाला जाएगा तो आपकी पुरानी जो जांचें हुई हैं, पुरानी जो आपकी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, उस उसमें पूरा का पूरा ये डाटा मर्ज हो जाएगा। जब भी आप डॉक्टर आपसे बात करेंगे तो तुरंत ये डाटा डालेंगे, ओपन कर लेंगे कि आपको कौन कौन सी समस्या है, या जो पास्ट में कौन कौन सी चैलेंजेस आपको देखने को मिला कि हार्ट की डिसीजेज है, या आपके साथ इंसुलिन की प्रॉब्लम है, डायबिटिक इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू, या अगर ये सब कुछ देख लेंगे तो फिर आपको हेल्थ का ट्रीटमेंट बहुत तेजी से हो पाएगा। यही है रिकॉर्ड सिस्टम। यह तकनीक नवाचार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के हर कोने तक पहुंचाने का और गंभीरता के साथ दर्शाने का काम करती है। ठीक, फिर सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम्म, नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 भारत में उत्सव, मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल। मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य सेक्टर के नेशनल डॉक्टर डे का जो क्या कर रहे हैं, चिकित्सकों के सम्मान और स्वास्थ्य जागरूकता के ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित गतिविधियों में वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश सरकार एक उत्सवपूर्ण एक माहौल बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। ठीक, हैशटैग चलाया गया, हैशटैग डॉक्टर्स डे 2025। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश सरकार ने तेजी से अपने जो बेसिक हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, पॉलिसी के लेवल पे, पैसे के लेवल पे सब तेजी से काम कर रही है। ठीक, अच्छा एक नज़र यहाँ भी आप देख लीजिए भैया कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी मध्य प्रदेश सरकार सॉरी भारत सरकार अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रही है। ठीक है, तो एक नज़र देख लेते हैं अंतरिक्ष अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो अभी एक्सियोम मिशन गया है, एक्सियोम 4 है ना, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्लियर है गाइस, जिसमें जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला जी, उन्होंने लीड किया है, ये देखा है आपने। और ये भारत के दूसरे भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति होंगे जो ये पहुंच रहे हैं। अब शुभांशु शुक्ला कहाँ के हैं, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के, लखनऊ के जिला कह सकते हैं, या लखनऊ राजधानी के निवासी हैं शुभांशु शुक्ला जी। मतलब पहले कौन थे, तो राकेश शर्मा जी थे। अब दूसरे जो हैं हमारे शुभांशु शुक्ला जी है। अब क्या है, एक नज़र में देख लेते हैं क्या है घटनाक्रम। तो भारत अब थोड़ा सा एक बार देख लेना, एक रिकॉल कर लेना कि इसरो की स्थापना कब हुई, और जितना जो घटनाक्रम है एक नज़र में हम देख लेते हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत कब हुई, तो 1962। तो प्रीलिम्स में जो आपका यूनिट कौन सी है, रिकॉल करिए, यूनिट कौन सी है, 7 है कि 6 है। 6 इकोनॉमी है, 7 आपका साइंस और टेक है। तो टेक में आपका जो अंतरिक्ष वाला सेगमेंट है उसमें से हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत कब हुई है, तो 1962 में हुई है। कब, जब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ 1962 में। इसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में। ये भारत, फिर क्या है नया फैक्ट कि भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया, तो भारत का पहला जो रॉकेट है 1963 में केरल के थुम्बा से लॉन्च किया गया। ठीक, वर्ष 1975 में क्या हुआ, तो आर्यभट्ट है ना, भारत ने अपना पहला उपग्रह, क्या है, स्पेस सैटेलाइट, कौन सा उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट की मदद से, या किसकी मदद से, सोवियत संघ की मदद से आर्यभट्ट को उन्होंने भेजने में एक हमने सफलता प्राप्त की। फिर वर्ष 1980 में भारत ने SLV, ठीक, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू, 3 के थ्रू रॉकेट से अपनी रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक उन्होंने स्थापित कर दिया। सीक्वेंस देखिएगा, 62 63 में रॉकेट लॉन्च हुआ थोम्बा से, फिर आएगा 69 में इसरो की स्थापना हुई, 75 में क्या किया, आर्यभट्ट को लॉन्च किया, फिर आएगा 80 में आएगा रोहिणी जो पृथ्वी की कक्षा में उन्हें स्थापित किया। 1993 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की शुरुआत की, जिसमें ये भारत का सबसे विश्वसनीय रॉकेट बनाया गया। क्लियर है गाइस। वर्ष 2008 में भारत ने चंद्रयान, अब इस बीच में हमारे भाई रॉकेट के जो हमारे रॉकेट मैन है, किनका नाम है, भारत रत्न अब्दुल कलाम जी, इन्हीं की नेतृत्व में ये सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। वर्ष 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया, जिसमें पानी की, चंद्रमा पे पानी की मौजूदगी के उसमें प्रमाण देखने को मिले। साथ ही साथ वर्ष 2013 में मंगल मिशन लॉन्च हुआ, और ना केवल मंगल मिशन लॉन्च हुआ, भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना जो पहली अटेम्प्ट में वो पहली बार मंगल ग्रह पे पहुंच गया, और 7 किलोमीटर प्रति 7 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो वहां पहुंचा।
मतलब उस टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला कि विश्व का सबसे चीपेस्ट यानी सबसे कम दर पर लॉन्च होने वाला ये अपने आप में मिशन है। ठीक, मंगलयान मिशन लॉन्च हुआ पहली बार और ये सफल हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिली सफलताओं के बाद वर्ष 2014 में भारत में एक बड़ा बदलाव का दौर आया और भारत ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। वर्ष 2019 में क्या है, 14 के बाद सीधे 19 में आ जाएंगे, चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। इसके बाद वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक सफलता प्राप्त हुई और भारतीय इतिहास में, भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में वर्ष 2023 अपने स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 वो भी साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत अपने आप में एक अलग कंट्री हो चुकी थी। ठीक, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिलने वाली सफलता के बाद भारतीय वैज्ञानिक प्रोत्साहित हुए और वो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब सतत तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं ने एक बढ़ चढ़ कर का अपना योगदान दिया। अब डिजिटल इंडिया मिशन है ना, अब ये जुलाई का मंथ है और इसी जुलाई के मंथ में वर्ष 2024 और डैश वर्ष 2014-15 में हमने क्या था, डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया था। ये डिजिटल इंडिया क्या है? यही डिजिटल इंडिया है जो आपके हाथ में फोन दिख रहा है, जिसमें इंटरनेट आपको तेजी से एक्सेसिबल हो गया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो 5 रुपए प्रति जीबी के हिसाब से आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां ग्रामीण स्तर पर क्या हुआ, भारत नेट परियोजना के माध्यम से तेजी से लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। भारत एक ऐसी कंट्री है जहां एक आम आदमी भी क्या कर रहा है, बैंकिंग सर्विस से ऐड हो चुका है। भारत एक ऐसा देश है जहां क्यूआर कोड के माध्यम से, है ना, क्विक रिस्पांस यानी क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रांजेक्शन हो रहा है और रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो रहा है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, विश्व की पूरी ट्रांजेक्शन एक तरफ, भारत का ट्रांजेक्शन एक तरफ, और यही डिजिटल क्रांति है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां जन धन, आधार और मोबाइल तीनों के कॉम्बिनेशन से पैसा एकदम रियल टाइम पे लोगों के पास डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। और यही डिजिटल क्रांति की सबसे पहली और सबसे तगड़ी जो हमारी पहुंच दुनिया तक देखने को मिली। दुनिया सलाम करती है कि आपका जो ये नेटवर्क है, जो आपका सिस्टम है, अपने आप में अतुलनीय है। अभी जो फ्रांस के जो हमारे राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन जी आए थे, वो भी आश्चर्यचकित थे कि भैया आपका जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है उसके लिए ग्रैंड सैल्यूट है। बस आइए हम डिस्कस करते हैं क्या है डिजिटल इंडिया मिशन। तो भैया नरेंद्र मोदी जी ने देश को डिजिटल इंडिया निर्माण करने का लक्ष्य दिया और 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये जो मिशन है धरातल पर देखने को मिला। क्या कर रहे हैं, देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुलभता से सार्वजनिक सेवा अब ई गवर्नेंस जो देखने को मिल रही है। आप एमपीपीएससी का फॉर्म फटाक से भर ले हैं, यूट्यूब आपको एकदम आपको बड़े फ्लो में आप चीजों को देख रहे हैं, रील सरका रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, किसकी वजह से? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, डिजिटल क्रांति की वजह से। बस वही इसका मेन मुद्दा है। देखिए क्या है, प्लेटफॉर्म की सुलभता से सार्वजनिक सेवा के वितरण में एक एक क्रांति आ गई। क्या? वर्ष 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था में 11.74% का योगदान देखने को मिला। ठीक है, मतलब क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में 11.74% का योगदान देखने को मिला और 2024 में ये जो जो आंकड़ा था 11 से बढ़कर 13 हो गया, तो 13.42% तक का बढ़ने का इसमें अनुमान है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर से भारत तेजी से अपनी ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की कुल अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा बनने की ओर अग्रसर है। मतलब जो देश के कुल मिलाकर जो हमारा देश की जो क्षमता है उसका 5वां हिस्सा पूरा का पूरा डिजिटल अर्थव्यवस्था कवर कर रही है। ठीक, वर्ष 2047 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में डिजिटल इंडिया की एक अहम भूमिका होगी, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या किया, लाल किले की प्राचीर से ये अनाउंसमेंट किया भी गया। कनेक्टिविटी और बुनियादी, ठीक है, अब जो हमने डिस्कस किया था 11 वर्षों में भारत ने ग्रामीण स्तर पर मोबाइल नेटवर्क का काफी विस्तार किया है। इंटरनेट ब्रॉडबैंड लेवल पे भारत नेट जो परियोजना के थ्रू तेजी से लोगों पर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी प्राप्त हो चुकी है। क्लियर है गाइस? फिर 5G और कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। ठीक, अब क्या है, 2014 में 308 रुपए प्रति जीबी से घटकर 2022 में, मतलब मैं तो 5 रुपए आंकड़ा दे रहा था, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। 2022 में 9.34 रुपए तक की अब 1 जीबी 9 रुपए का हो गया है, तो जिससे लोगों की
क्या हुआ, खपत बढ़ गई है। ठीक, अब यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूपीआई का फुल फॉर्म, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हमने बोला था, डीबीटी के माध्यम से लोगों के पास क्या हुआ, तेजी से पैसा पहुंचा, और लगभग कहते हैं कि 44 लाख करोड़ रुपए तक सीधे लोगों तक, लाभार्थियों तक मिल रहा है। आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री जी के तो साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना की जो राशि है सीधे सिंगल क्लिक के थ्रू लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक, डिजी लॉकर 2015 में लॉन्च हुआ, हम इसको एक नजर देख लेंगे। 51 करोड़ लोग डिजी लॉकर से जुड़ चुके हैं। उमंग क्या है, उमंग का फुल फॉर्म आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, है ना। उमंग पूछ सकते हैं किस सेक्टर के हो, तो भैया ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, 2014 में चालू हुआ। फिर एआई मिशन क्या है, तो एआई मिशन 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया। एक सेमीकंडक्टर मिशन है, भैया 14 मई 2025 तक ये सेमीकंडक्टर निर्माण की परियोजना की मंजूरी मिल गई है। ठीक, एक नजर में हम कोई आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक, डिजिटल इंडिया का एक दशक, महत्वपूर्ण बिंदु, योजना का उद्देश्य क्या था डिजिटल इंडिया, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले चालू कब हुई, तो वर्ष 2015 में चालू हुई। एक चीज इसका क्या था, शासन प्रशासन और सेवा प्रणाली में डिजिटल रूप से सशक्त होना है, शासन में, प्रशासन में और सेवा में। सर्विस सेक्टर जो आज हम स्विगी, ये फूड डिलीवरी जब देख रहे हैं, ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये डिजिटल माध्यम से हो रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास करना है। फिर आर्थिक प्रगति किस हिसाब से हुई, तो डेटा आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के लिए होगा कि वर्ष 2024-25 में डिजिटल अर्थव्यवस्था जीडीपी का, पहले वर्ष का 22-23 में जीडीपी का 11.74 थी, जो वर्ष 24-25 में बढ़कर 13.42 हो गई है। फिर 2047 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में डिजिटल इंडिया की एक अहम भूमिका होगी। कनेक्टिविटी, 11.4 लाख से अधिक मोबाइल टावर का निर्माण किया गया है, जिससे तेजी से लोगों तक संचार की सुविधा सुनिश्चित हो पाई है। साथ ही गांवों को फाइबर केबल से जोड़ा गया है, वही हमने बोला भारत नेट परियोजना, 6.92 लाख किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर, मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा, कह सकते हैं पृथ्वी के 11 चक्कर लगा लेंगे, इतना इतने किलोमीटर का फाइबर लाइन भारत सरकार द्वारा बिछा दिया गया है। यूपीआई क्या है, यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या था, यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली लॉन्च की गई। ठीक, इसके माध्यम से वर्ष 2025 तक आप आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, क्या इंपॉर्टेंट डेटा है कि 141.88 अरब ट्रांजैक्शन तक की पहुंच हो गई, और भारत विश्व की तेजी से कैशलेस इकोनॉमी बनने की एक नई पोजीशन पे आ चुका है। डिजी लॉकर क्या है, 2015 में लॉन्च लॉन्च हो चुका है। इसके उपयोगकर्ता कितना है, 51.6 करोड़ लोग इसके उपयोग हैं। और इससे क्या होगा, जो सरकारी जो दस्तावेज हैं आपके पास एक सुरक्षित तरीके से सेफ हो जाते हैं। उमंग क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका फुल फॉर्म प्रीलिम्स में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स में आपके पास एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्या है उमंग, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस कब चालू हुआ, 2017 में चालू हुआ। 1700 से अधिक इसकी सरकारी सेवाओं तक इसकी पहुंच है। इंटरनेट परियोजना में ग्रामों को जोड़ा गया कितना, 2025 तक 2.18, फिर से नोट डाउन करिए कि भारत सरकार द्वारा कितने लाख गांवों को जोड़ा गया, तो 2.18 लाख गांवों को इसमें जोड़ा गया, ग्राम पंचायतों को। इंटरनेट की स्पीड और कवरेज मिल गया। फिर डिजिटलाइजेशन, 308 रुपए प्रति जीबी का रेट था 2014 में, जो घटकर 9.74 का हो गया है, 3-4 का हो गया है। ग्रामीण स्तर पर बिल्कुल डीबीटी हमने डिस्कस भी किया था, 141.88 लाख करोड़ रुपए तक का मतलब हमने डीबीटी क्या है, लोगों तक इसका पैसा सीधे पहुंच चुका है। ठीक है, 2024 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, और अब आपकी जरूर आ सकता है प्रीलिम्स में और इंटरव्यू में, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, तो आपको बताना है कि वर्ष 2024 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, और चिप्स खाने वाला चिप्स नहीं है प्रभु, इलेक्ट्रॉनिक चिप जो हमारे एक जमाने में वो अपने को जो अपने मोबाइल में आप लगाया करते थे अपने डेटा को बढ़ाने, उसके लिए बढ़ाने के लिए, स्टोरेज बढ़ाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक चिप और सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनना है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक आधारभूत कदम के रूप में देखने को आपको मिलेगा गाइस। ठीक, अब ये पूरा का पूरा आर्टिकल है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, हमने जो डिस्कस किया था, बाय मिस्टेक 5 जुलाई हो गया था डॉक्टर डे, तो नेशनल डॉक्टर्स डे जो है 1 जुलाई को है। और इंटरनेशनली जो आपका सहकारिता है ना, कोऑपरेटिव डे,
तो वो सहकारिता कब है? 5 जुलाई को है। सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश। ये ज़रूर आपको शब्द यूज़ करना है, सहकार से अब सहकार सहकार से समृद्धि की ओर। क्लियर है गाइस? ठीक। अब ये पूरा का पूरा जो आपके पास ये जो पूरा घटनाक्रम है, ठीक, ये आपका इसका सिनॉप्सिस मैंने बना के रख दिया है बुलेट पॉइंट के रूप में, मगर एक नज़र में आप इसको देख सकते हैं। देखिए क्या है, सहकारिता का सिद्धांत भारत के साथ पूरे विश्व को एक सफल एवं टिकाऊ आर्थिक मॉडल पर काम कर सकता है। सहकारिता क्या है ना? सहकार्य यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, और उद्देश्य एक कॉमन होगा, और कॉमन उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सब लोग जब एक साथ हो जाएंगे तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। बस यही है। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करने का प्रयास करना। इस व्यवस्था में व्यक्ति या संस्थाएं एक साथ मिलकर अपनी आर्थिक और या सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए काम करती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक। फिर क्या है, सरकार इसका उद्देश्य देश को सहकार से समृद्धि की ओर और समृद्धि से संपूर्णता की ओर, एक नया शब्द, सहकार से समृद्धि की ओर और समृद्धि से संपूर्णता की ओर क्या है, ले जाना है, इसका उद्देश्य है। भारत जैसे विशाल देशों में ये आपको बस इसमें आपको डिस्कस आपको सीधे मुद्दा पे आना है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित करना। अब आपके प्लेन्स के लिए कोशिश हो गया, जैसे कि यूएन के द्वारा हर वर्ष एक नया एक वर्ष घोषित किया जाता है कि 2023 इसके लिए है, 2024 इसके लिए, 2025 का के लिए है। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, घोषित कर दिया गया है। ठीक, ये आपको अब देख लेना है कि यूएन असेंबली के सहकारिता के रूप में घोषित किया था। बस अब क्या है, देश में सहकारिता क्यों अहम है, ये थोड़ा हमारे लिए काम की चीज है। इंटरव्यू में आपसे अगर पूछ लिया जाता है तो आपको फटक से आंसर देना है। क्या क्या देना है हमको, तो ये नॉर्मल वाला तो आपको बताना है कि भाई हमको अपने लोकल स्तर पर क्या करना है, हमको आत्मनिर्भरता की प्राप्त करनी है, जो महिला सशक्तिकरण करना है, जो भी छोटे छोटे जो आपकी कह सकते हैं कुटीर उद्योग है उसका सृजन करना है। ठीक है, लिज्जत पापड़, ये सब क्या है, सहकारिता ही तो है। धीरे धीरे करके फिर इंडियन कॉफी हाउस जाएंगे तो भैया इसका भी एकदम जीता जागता एग्जाम्पल है सहकारिता का, मगर हम शब्दों के रूप में और डेटा के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। कृषि, ऋण, डेयरी, आवास, मत्स्य पालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों के साथ भारत सहकारिता नेटवर्क का सबसे बड़ा नेटवर्क है विश्व में। क्या है, सहकारिता क्षेत्र में देश के किसान, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त संभावना देखने को मिलती है। सहकारिता के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2021 से सहकारिता मंत्रालय, अब एमपीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि कब से चालू किया गया, तो वर्ष 2021 से सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। ठीक, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 6 जुलाई 2021 को की गई थी। श्री अमित शाह जी देश के पहले सहकारिता मंत्री बने। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, 6 जुलाई में स्थापना हुई और 14 मई 2025 तक देश के कई राज्यों में सहकारी नई समितियों का गठन हुआ। अब सहकारिता के लिए कौन कौन से जो तेजी से मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये पूरे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, बस अब हम इसको क्या करते हैं, क्विक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। काम काम की चीज है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहली चीज, 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। पेन कॉपी नोट उठाइए और इसको छाप दीजिए फटाक से। वर्ष 2025 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में हमें मनाया जाना है। ठीक, अब क्या है, भारत सरकार का उद्देश्य क्या है, सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की ओर ले जाना है। यकीन ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एसडीजी की लक्ष्यों को पूर्णता करता है क्या, सहभागिता। ठीक, मतलब एसडीजी के जो लक्ष्य हैं उसकी पूर्णता कौन अपना इसमें सहयोग प्रदान कर पाएगा, तो सहकारिता अपना प्रमुख उद्योग अपना उद्देश्य पूरा कर पाएगा। अब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई, तो 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई, जिसके मंत्री पहले गृह हमारे माननीय जो अभी मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वही इसके सहकारिता मंत्री, उन्होंने ही पदभार संभाला। 14 केंद्रीय योजनाएं सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत का नया बीपीएमसी मॉडल लॉन्च किया गया है। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर 2305 करोड़ रुपए तक की 19 प्रस्ताव इसमें स्वीकृत किए गए हैं। ठीक, फिर फार्मर प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन 100 कृषक उत्पादक संघों का निर्माण किया गया है। ठीक है, प्राथमिक सेवा सहकारी यानी पैक्स की इसमें मल्टीपल कितने जल्दी हमारे प्रोडक्टिव तरीके से उपयोगी हो सकते हैं, इसके डिस्कस किया गया है। सहकार से समृद्धि मिशन के तहत योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें 4800 महिलाओं को जोड़ने की योजना है। और
इसी के तहत सहकारिता पोर्टल भी भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। बस हमारे काम की चीज यही है। ठीक है, वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य पराक्रम के लिए हमको इसमें उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। आप आपको बस काम की चीज क्या करना है, आपको बस काम की चीज आपको इसका डिस्कस करना है कि वीरांगना रानी जो दुर्गावती है, बिनानी हमारी जो जबलपुर से गोंड रियासत से, गोंड राजवंश से आपको संबंधित रखती हैं। तो आपको याद रखना है कि बस इनकी कौन से नंबर की जयंती, तो 500वीं जो वर्ष है, वर्ष जयंती, इन इसका इन्होंने डिस्कशन किया है। रानी दुर्गावती के नाम पर चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक, प्रदेश में मोटे अनाज के उपार्जन एवं प्रोत्साहन के लिए रानी दुर्गावती के नाम पर आरंभ की गई थी योजना। योजना हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, बस इसको डिस्कस हमने कर लिया है। ठीक, फिर आपके काम करने के लिए क्या हो सकता है, बुजुर्गों के लिए, जो वंचित वर्ग है हमारे बुजुर्ग के लिए, इंदौर में क्या है, स्नेह धाम की 18 करोड़ रुपए की लागत से स्नेह धाम बनाया गया है, जहाँ जो निराश्रित हैं, आश्रित मतलब क्या कह सकते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको वहाँ रहने का एक बेसिक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। ठीक, फिर आता है ये जलगंगा संवर्धन अभियान पढ़ लिया है। अभी भोपाल का नया रेलवे स्टेशन का जो लॉन्च है, वेटिंग लॉन्च है, उसका इनॉग्रेशन किया। बस हमको ये बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेनी है। ठीक, ठीक। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन से बदल रहा है ग्रामीण भारत का चेहरा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये काम की चीज़ है, बस इसका सिनॉप्स मैंने तैयार करके दे दिया था शायद, ये आपको इधर मिलेगा, कोई बात नहीं। आपको ये देखना है, जल जीवन मिशन। ठीक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल जल से शुद्ध पेयजल। अब आपके लिए क्या था, पहला जो जिला कौन था, बुरहानपुर, ये याद आपको रखना है। हर घर नल जल से शुद्ध जो जल प्राप्त करने वाला जो पहला जिला था, बुरहानपुर। ठीक, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मिशन के क्रियान्वयन की रफ्तार तेजी से हुई है। 78 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल का कनेक्शन हो गया। जब भी पेयजल से संबंधित हमारे पास कोई स्टेटमेंट आएगा या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको तुरंत लिखना है कि 78 लाख क्या नल के कनेक्शन ग्रामीण परिवारों को जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, अब लक्षित परिवारों का 70.13% इसमें लक्षित परिवार, इसमें टारगेट जो है उनको धीरे धीरे इसका लाभ प्राप्त होना चालू हो गया। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रत्यक्ष लाभ देखने को मिलते हैं। जब भी आप निबंध से संबंधित आप लिखेंगे, तो आपको जरूर बोलना है कि पेयजल ना केवल पीने के लिए, बल्कि सशक्तिकरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, तीनों के लिए आपको जरूरत देखने को मिलेगा। ठीक, और 27,990 ग्रामों में एकल नल की सुविधा प्राप्त हुई है। बस हमारे लिए काम की चीज बस यही थी कि आपको ये देखना है कि कितने लक्षित परिवारों को इसमें पूरा दिए। तो 70% जो लक्षित परिवार है उनको इसका लाभ प्राप्त होने लग गया है। ठीक, फिर हमको याद रखना है कि 25 जून 1975 को क्या है, आपातकाल लागू हुआ था। तो ये एक जो हमारा आपातकालीन जो विभीषिका का विषय था, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, अभी भारत सरकार के द्वारा इसका एक विशेष उसका खंडन किया जा रहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ था बहुत ही निंदनीय था, आपातकाल विभीषिका। ठीक, तो ये कब है, तो भैया देख लेना, आज से 50 वर्ष कहा गया, 50 वर्ष पूर्व, 75 सॉरी 1975, 25 जून 1975 को ये आपातकाल लगाया गया, जिसकी वजह से कई जो निर्दोष लोग थे उनको जेल जाना पड़ा। इसका घोर खंडन हमारी हमारी सरकार कर रही है। तो ये बस आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखना है। हो सकता है आपसे आपका व्यू इंटरव्यू में पूछा जा सके। ठीक है गाइस, जल गंगा संवर्धन अभियान को हमने बार बार हमने पढ़ लिया है, तो हमको टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आपको काम करना है, भारत मध्य प्रदेश सोलर कैपिटल बनने की ओर तैयार, अन्नदाता बनेंगे ऊर्जा दाता। अब क्या है अन्नदाता, अन्नदाता से तात्पर्य वही किसान है जिनके पास पर्याप्त लैंड है, बट क्या है, उपजाऊ नहीं है। अब उपजाऊ नहीं है तो फिर क्या होगा, उपजाऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री या मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है कि उस उपजाऊ लैंड में जो है, आपका जो बंजर लैंड है, वहां हम सोलर पैनल लगा देते हैं, और जो इलेक्ट्रिक जो सूर्य की एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होगी, प्रोड्यूस होगी, वो आप यूज कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी होगी वो आप हमें दे देना, बेच देना। तो अन्नदाता से क्या बन गए, ऊर्जा दाता, जिससे इनकम का भी सोर्स लग जाएगा। क्लियर है। मध्य प्रदेश की पहली ऊर्जा सिटी, वो जो सौर सिटी कौन है, ये कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या है इसका आंसर। फिर से आपके लिए प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी का नाम बताइए।
तो आप इसका अगर मुझे लगता है कि इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे पाएँगे। ठीक है? इसका सिनॉप्स मैंने बनाकर दे दिया है, तो एक नज़र पे हम सिनॉप्स ही देख लेते हैं, तो ज़्यादा सही है। मध्य प्रदेश का सोलर कैपिटल बनने की ओर तैयार, विषय क्या है? अक्षय ऊर्जा। तो ये हमारे कब कौन से सेगमेंट से है? तो पेपर 3 के जो ऊर्जा, ये पर्यावरण वाला सेगमेंट है, उससे संबंधित ये प्रश्न है। हो सकता है कुछ ज्योग्राफी से भी चीज़ें आपको मिले। इसका उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश को भारत का सोलर कैपिटल बनाना ही कुल मिला के भारत सरकार और मध्य प्रदेश का एक हब, एक पहला उदाहरण बना रखा है, टारगेट बना रखा है कि किसानों को ऊर्जा उत्पादन में आमदनी का स्रोत प्राप्त कराना है। साथ ही साथ राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना। इस पूरे के पूरे जो हमारा जो आर्टिकल था, उसका उद्देश्य देखने को मिलेगा। अन्नदाता से ऊर्जादाता। ठीक क्या है? किसानों की अनुपयोगी, मैंने डिस्कस किया था कि किसानों की अनुपयोगी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करना है। किसान अपनी जमीन किराए पर देकर बिजली कंपनियों से आमदनी प्राप्त कर पाएंगे और योजना के माध्यम से 25 वर्षों तक एक निश्चित आय प्राप्त होगी। फिर सोलर पंप क्या है? अब तक सोलर पंप क्या है? ये जो पंप मिलेंगे बट वो सोलर एनर्जी के थ्रू चलेंगे। 2 लाख से अधिक किसानों को सोलर पंप अभी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये योजना डीजल पर निर्भरता इससे कम हो जाएगी, तो हमारा भैया पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगी, तो ये हमारे लिए काम की चीज़ है और इसमें सिंचाई की लागत भी कम हो जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? वर्ष 2024 तक मध्य प्रदेश शासन का उद्देश्य है 20,000 मेगावाट का हमको हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। किसके? सोलर के माध्यम से। तो ये नया फैक्ट है। फिर वर्तमान में 500 मेगावाट की लक्ष्य है। 12 प्रोजेक्ट काम है। देश का लक्ष्य जो है 500 मेगावाट का है। क्लियर है? तो हमको देखना है 500 मेगावाट नहीं, गीगावाट का है। ठीक। फिर जो 15 ग्रीन एनर्जी पार्क विकसित हो रहे हैं। वर्तमान में 500 मेगावाट की क्षमता है। ठीक, 500 मेगावाट वाले 12 500 मेगावाट वाले 12 जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। अच्छा, 500 गीगावाट भारत सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, और 500 500 वाले 12 जो प्रोजेक्ट है वो लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर जो प्लांट है, आपने देखा होगा ओंकारेश्वर में जो सतही जल है उस पे जो सोलर पैनल है फ्लोट कर रहे हैं। 600 मेगावाट का वो है, आप देख पा रहे होंगे इसके, तो थोड़ा इसका जानकारी देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? राजस्थान में है, बादला में। मध्य प्रदेश का बड़े सोलर प्लांट रीवा अल्ट्रा जो गुड़ में है, 750। और यही इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रही है? दिल्ली मेट्रो जा रही है। फ्लोटिंग सोलर में क्या विश्व में जो फ्लोटिंग सोलर के थ्रू एनर्जी कंजम बनाने में, प्रोड्यूस करने में भारत का चौथा स्थान है। 2030 तक 500 गीगावाट, जो अभी डिस्कस किया था, वर्ष 2024 तक भारत सरकार का 500 गीगावाट का लक्ष्य है। क्लियर है गाइस? फिर इसको फंडिंग कौन कर रहा है? तो विश्व बैंक कर रहा है, आईएफएससी कर रहा है और एडीबी कर रहा है। ठीक है, सोलर कैपिटल, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ये सब हमारा लक्ष्य है। क्लियर है गाइस? तो ये हमको एक नजर देख लेना है। नीरज चोपड़ा, ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक, बस एक नजर देख लेना है। नीरज चोपड़ा क्या है भैया? जेवलिन थ्रो के लिए फेमस है ना, भाला फेंक के लिए। नीरज 2 वर्षों बाद डायमंड लीग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। डायमंड लीग याद रखना। ठीक है, नीरज ओलंपिक खेलों में 2 बार उन्होंने जीता है। वर्ष अब आपके लिए प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया कि कब स्वर्ण पदक जीता। तो वर्ष 2020 में स्वर्ण पदक और 2024 में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल उन्होंने प्राप्त किया। सिल्वर मेडल कब? 24 में, और गोल्ड जीता 20 में। क्लियर है? और नीरज ने विश्व चैंपियनशिप और डायमंड लीग में एक एक बार उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्लियर है? पहला टेस्ट इंग्लैंड ने जीत लिया, दूसरा वाले में भारत ने जीत लिया। अभी परस कल का जो खबर है कि भारत ने भी लपक के जो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया। और जब पूरी दुनिया से जब आदमी की थू थू होती है तो फिर आदमी अपनी लिमिट पुश करता है। और भारतीय क्रिकेटरों ने बाउंस बैक किया, है ना। शुभमन गिल ने लगातार शतक बनाए और और सभी की मेहनत से भारत ने करारा जवाब दिया और फिर से हमने दूसरा जो टेस्ट जो है, अभी ताजा आंकड़े आते आते तक दूसरा मैच हमने जीत लिया है। ठीक है, फिर ये काम की चीज है योग। अब कौन से नंबर का है? तो सबसे पहले यह भी याद रखना है 11वें नंबर का विश्व योग दिवस है। तो कब है? तो भैया वर्ष 2015 से चालू हुआ है। ठीक, याद रखना है। फिर क्या उसका उद्देश्य था और क्या इसका लक्ष्य है? भैया ये देख लीजिए। इसकी थीम क्या है? पूछा जा सकता है। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसकी थीम थी। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसकी थीम थी। ठीक, 175 देशों ने इसका समर्थन किया। बस हमको यही याद रखना है, बस ज्यादा इस पे ज्यादा हमको टेंशन नहीं लेना है। 11वें नंबर का योग दिवस था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, क्लियर है गाइस? फिर क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि चिकित्सा संस्थान, योग संस्थान अनुसंधान के सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? समकालीन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से के भीतर विभिन्न चिकित्सा की जो प्रासंगिकता को स्थापित करना है।
और भारत तेजी से जो स्वास्थ्य के सेक्टर में बहुत बढ़िया तरीके से जो काम कर रहा है उसको बस मेंटेन रखना है। क्लियर है गाइस? बस ये छोटा-छोटा था, हमने डिस्कस किया था। एक्सियोम 4 डिस्कस कर ही लिया है पहले, शुभांशु शुक्ला जी के नेतृत्व में है। अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में इंसुलिन और ब्लड शुगर का टेस्टिंग हो गई। हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि ये कौन-सा मिशन था, तो भैया अंतरिक्ष यात्री जो एक्सियोम मिशन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं। बस आपके लिए काम की चीज़ यही है। ठीक है? फिर लास्ट आप आज की लास्ट खबर जो है, स्वदेशी सेना को स्वदेशी लाइटर म्यू म्यूनिशन चालू हुआ जो लौट के आप पर आक्रमण करता है। क्या है? भारतीय सेना ने पहला स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन यानी घूमकर हमला करने वाला हथियार नागाशास्त्र नागास्त्र 1 लॉन्च किया। नागास्त्र और पहली खेप मिल गई है। नागपुर के सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा 480 नागास्त्र जो जो ऑर्डर उन्होंने दिया गया था, जिससे उन्होंने ऑर्डर प्राप्त कर लिया। क्लियर है? बस ये हमारे लिए काम की चीज़ यही थी और इसी प्रकार का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। याद रखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रोजगार निर्माण पेपर 1 से लेके पेपर 4 और खासकर निबंध के लिए आपका एकदम सॉलिड रामबाण एक न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़पेपर है, जहाँ आप चुनिंदा और सटीक तरीके से अगर आपने पढ़ाई की तो निश्चित तौर पे आपका स्तर दिन प्रतिदिन उठता रहेगा। और इसी प्रकार हम आपको कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहेंगे, आपके पढ़ाई में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।